हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं जिसका पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, एक सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट, जिसमें से हमें सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ना है। अभी इंट्रोडक्शन के लिए हम तीनों स्टेट्स के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। हिल्स हो सकती हैं, रॉकी माउंटेन्स, आइसी ग्लेशियर्स एंड सैंडी बीचेस। These are examples of liquid state, rivers, lakes, seas and oceans। उसके अलावा जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो हमारा तीसरा स्टेट ऑफ मैटर यानी कि गैसेस से मिलकर बना हुआ है। अब जैसे इस पीरियोडिक टेबल में देखिए, ये 6, 2 8, 2 10 और 1 1 11, ये सारे क्या हैं? गैसेस। ये ब्रोमीन और मरकरी, ये क्या है? लिक्विड्स। उसके अलावा जो भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये सारे क्या हैं? सॉलिड्स। इसलिए हमें सॉलिड्स के बारे में पढ़ना जो है वो ज़रूरी है और हम वही करने जा रहे हैं। इसलिए हम इस चैप्टर में सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ और उनके स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब जो सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है वो मेनली किस चीज़ पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। मतलब वो सॉलिड जिस पार्टिकल से मिलके बना हुआ है उनके नेचर पे डिपेंड करती है कि उस सॉलिड की प्रॉपर्टी कैसी होगी। उसके अलावा द बाइंडिंग फोर्सेस, मतलब उन पार्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो किस तरीके से एक दूसरे से बाउंड है, वो जो फोर्सेस हैं वो वीक हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि उस सॉलिड की प्रॉपर्टी कैसी होगी। अब एक जो मेन डिफरेंस होता है सॉलिड का फ्रॉम अदर 2 स्टेट्स ऑफ मैटर वो ये होता है कि जो अदर 2 ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर हैं जैसे कि गैसेस और लिक्विड्स, उनके पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम बोलते हैं फ्लूइडिटी। मतलब दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो एंड हेंस दे आर कॉल्ड फ्लूइड्स। जबकि सॉलिड जो होता है उसके पास जो प्रॉपर्टी होती है उसको क्या बोलते हैं? रिजिडिटी। मतलब वो अगर उस सॉलिड में कोई भी डिफॉर्मेशन करने जाएंगे तो उसको अपोज करेगा। इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? रिजिडिटी। अब सवाल ये आता है कि लिक्विड्स और गैसेस के पास फ्लूइडिटी क्यों होती है जबकि सॉलिड के पास रिजिडिटी होती है? ऐसा क्यों होता है? ये डिफरेंस होता है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इन केस ऑफ गैसेस and liquids, they are free to move around any direction, but in case of solid they are free to move only in a single direction about their mean position, means they are free to oscillate only। अब इसी रिजिडिटी की प्रॉपर्टी के कारण सॉलिड के पास क्या क्या होता है? एक डेफिनेट शेप होता है और एक डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। गैस के पास दोनों नहीं होता है, जबकि लिक्विड के पास वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है पर शेप वो कंटेनर की ले लेता है। जिस भी कंटेनर में लिक्विड को रखेंगे वो उसकी शेप ले लेगा। अब मैटर क्या होता है? सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। मैटर हमारे सराउंडिंग में जो भी चीजें हैं, जो भी हमको दिखती हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, वो क्या है? मैटर है। अब इसको हमने क्लासीफाई कैसे करा है? हमने इसको 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई करा है, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। लेकिन कोई सब्सटेंस जो है वो सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा या लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा या फिर गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ये कैसे पता चलेगा? ये डिपेंड करता है नेट इफेक्ट ऑफ 2 मेन ऑपोजिंग फैक्टर्स एंड दे आर इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड थर्मल एनर्जी। अब ये क्या होते हैं इसको हम देखते हैं। इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्सेस, ये फोर्सेस वो होती हैं जो कि पार्टिकल्स यानी कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस को एक दूसरे के पास खींचती हैं। मतलब ये वाला जो पार्टिकल है वो आसपास के सारे पार्टिकल्स को खींचेगा। अब थर्मल एनर्जी, अब थर्मल एनर्जी क्या होती है? थर्मल एनर्जी होती है जो कि एनर्जी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के पास होती है। किस वजह से? ड्यू टू टेम्परेचर। थर्मल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा थर्मल एनर्जी भी इंक्रीज करेगी और पार्टिकल का वेलोसिटी और मूवमेंट भी बढ़ जाएगा। अब दोनों के इफेक्ट को एक साथ देखते हैं। अब यहाँ पे 3 केसेस अराइज होते हैं। एक तो इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो कम हो थर्मल एनर्जी से, या फिर दूसरा कंडीशन क्या हो सकती है कि दोनों ऑलमोस्ट इक्वल हो, और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि थर्मल एनर्जी जो है वो इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्सेस के कंपैरिजन में ज्यादा हो। तो इसका आउटकम क्या होगा अब देखते हैं। पहली कंडीशन यानी कि इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हमारे पास हैं वो थर्मल एनर्जी के कंपैरिजन में बहुत ही कम है, तो वो स्टेट जो होगी वो कौन सी होगी? गैसियस स्टेट होगी। कैसे? जब थर्मल एनर्जी ज्यादा होगी और इन पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस कम होगी तो ये पार्टिकल्स बहुत ही दूर दूर होंगे, जिस वजह से जो स्टेट ऑफ मैटर इन पार्टिकल्स की होगी वो कौन सी होगी? गैसियस स्टेट। अब दूसरी कंडीशन, जैसे इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्सेस और थर्मल एनर्जी अगर ऑलमोस्ट इक्वल होती हैं एक दूसरे के, तो जो पार्टिकल्स होंगे वो दूर दूर तो होंगे पर गैसियस स्टेट में जितने दूर दूर थे उससे कम होंगे उसके कंपैरिजन में। तो जो स्टेट ऑफ मैटर हमारे पास आएगी वो कौन सी होगी? लिक्विड स्टेट। अब
तीसरी और आखिरी स्टेट हमारे पास आती है जिसमें इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो थर्मल एनर्जी से बहुत ही ज्यादा अमाउंट में होंगी। तो जो स्टेट ऑफ मैटर हमारे पास आएगी वो होगी सॉलिड स्टेट, जिसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो प्रॉपर्ली अरेंज्ड होंगे और उनके पास मूव करने के लिए कोई भी जगह नहीं होगी। वो एक दूसरे से, वो फोर्सेस इतनी ज्यादा होंगी कि वो एक दूसरे से अलग मूव नहीं कर सकते। यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है, यहाँ पे सॉलिड स्टेट में थर्मल एनर्जी जो होती है वो कम तो होती है पर जीरो नहीं होती है। ऐसा क्यों? थर्मल एनर्जी किसी भी स्टेट ऑफ मैटर की जीरो तब होगी जब उसका टेम्परेचर जीरो हो जाएगा। टेम्परेचर जीरो मतलब एब्सोल्यूट जीरो मींस जीरो केल्विन, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। अब चूंकि हमें तीनों स्टेट्स के बारे में तो पढ़ना नहीं है, तो हमें सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ना है, तो हम चलते हैं अब सॉलिड स्टेट के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़। अब सॉलिड के क्लासिफिकेशन को हम पॉपुलर एग्जांपल्स के थ्रू पढ़ेंगे। जैसे आप लोग सब लोग जानते होंगे डायमंड और ग्लास। तो जो सॉलिड होता है, जैसे डायमंड एक तरीके का सॉलिड होता है और एक ग्लास अलग तरीके का होता है। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है वो देखते हैं। पहला डिफरेंस क्या है? स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट का। यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है वो कैसा? ऑर्गेनाइज्ड है, ऑर्डरली फैशन में है। जबकि इन केस ऑफ ग्लास ये बिल्कुल ही डिसऑर्गेनाइज्ड है, कोई भी कहीं भी अटैच हो रहा है किसी से भी। तो ऐसे सॉलिड्स जिनके पास एक ऑर्डरली फैशन यानी कि ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होता है उसको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। जबकि ऐसे सॉलिड्स जिनका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट जो होता है वो डिसऑर्गेनाइज्ड होता है, रैंडम होता है, ऐसे सॉलिड्स को हम बोलते हैं अमॉर्फस सॉलिड्स, जिसमें डायमंड क्रिस्टलाइन का एग्जांपल है और जो ग्लास हमने शुरुआत में एग्जांपल लिया था वो अमॉर्फस का एग्जांपल है। अब हम देखेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं वो अमॉर्फस सॉलिड्स से कैसे डिफरेंट है। यही डिफरेंस आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 3 पे एक टेबल के थ्रू समझाया हुआ है। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं। अभी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कोई भी हो सकते हैं, जैसे एटम्स, आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं और एक डेफिनेट पैटर्न में होते हैं फॉर अ लॉन्ग रेंज। मतलब यहाँ पे इनका रेगुलर अरेंजमेंट है, ये इक्वली स्पेस्ड है और ये लॉन्ग रेंज में ऐसे ही रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं। उसके अलावा जो ये रेगुलर अरेंजमेंट होता है वो यहीं तक सीमित नहीं रहता है। ये क्या करते हैं, अपने आप को एक चेन बना के उसको रिपीट करते जाते हैं, जिससे क्रिस्टल की लॉन्ग चेन बन के तैयार होती है, जिसको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। अगर आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के एग्जांपल पूछता है तो आप इनमें से 2 या 3 लिख सकते हैं, जैसे NaCl, डायमंड, क्वार्ट्ज या फिर गोल्ड। अब अमॉर्फस सॉलिड्स, जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है इन केस ऑफ दीज सॉलिड्स वो ऑर्डरली फैशन में यानी कि रेगुलर नहीं होता, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। कोई बड़ा है, कोई छोटा है, ऐसा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में नहीं होता है। वहाँ पे जो अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर होता है। यहाँ पे किस तरीके का होता है? ये छोटे छोटे रेगुलरली अरेंज पार्टिकल्स जो होते हैं ये रेगुलरली अरेंज्ड हैं, पर ये छोटे छोटे हैं, लॉन्ग रेंज में नहीं है, शॉर्ट रेंज में है। और वो एक इरेगुलरली अरेंज्ड मतलब किसी भी आड़े तिरछे तरीके से जो अरेंज्ड हैं उनके बीच में ही कहीं पे एम्बेडेड होते हैं। एंड हेंस द ओवरऑल अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इन द अमॉर्फस सॉलिड इज डिस्टॉर्टेड। अब हम अमॉर्फस सॉलिड्स के एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लास, प्लास्टिक्स एंड रबर्स। जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं उनकी जो खिड़कियां होती हैं यहाँ पे, वो नीचे से क्या होता है, थिक हो जाती हैं। ऐसा क्यों हो जाता है? ये होती है अमॉर्फस सॉलिड की प्रॉपर्टी, मतलब वो नीचे से मोटी हो जाती हैं और ऊपर से पतली रहती हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये ग्लास है इस बिल्डिंग की। ऐसा क्यों होता है ये समझने के लिए आपको समझना होगा कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्लो करते हैं ड्यू टू ग्रेविटी, और ये जो प्रोसेस होता है ऐसा होने में हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं। और यहाँ पे आता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट कंक्लूजन, जो कि है कि ये जो एबिलिटी होती है अमॉर्फस सॉलिड्स की टू फ्लो लाइक लिक्विड्स, इसी की वजह से अमॉर्फस सॉलिड्स को हम क्या बोलते हैं? सुपर कूल लिक्विड्स या फिर सूडो सॉलिड्स। सूडो मीन्स झूठे, जो लगते तो सॉलिड है पर फ्लूइड की तरह एक्ट करते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड की बात करते हैं, जो कि होता है मेल्टिंग पॉइंट। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, तो जो हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में अरेंजमेंट देखते हैं पार्टिकल्स का वो हर पोर्शन में सिमिलर होता है। एंड हेंस जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो एक सेम टेम्परेचर पे मेल्ट करता है। जैसे ही अगर ये वाला पोर्शन 100 डिग्री पे मेल्ट कर रहा है तो ये भी 100 पे करेगा, ये भी 100 पे करेगा और ये भी 100 पे करेगा। एंड हेंस पूरा का पूरा क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कितना हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। और इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट। मतलब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है? शार्प। वहीं अगर एमॉर्फस सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो उसके लिए हमको सबसे पहले अरेंजमेंट देखना होगा। जो भी नेबरिंग पोर्शंस हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है। मतलब ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये और ये सारे एक दूसरे से डिफरेंट है विद रिस्पेक्ट टू अरेंजमेंट ऑफ
पार्टिकल्स। इसी के वजह से जो हर पोर्शन है इस अमार्फस सॉलिड का वो अलग अलग टेम्परेचर्स पे मेल्ट होगा। मतलब अगर ये 105 पे हो रहा है तो ये 100 पे होगा, ये 110 पे होगा, ये 108 पे होगा, ये कोई भी रैंडम टेम्परेचर दैट डिपेंड्स ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ द सॉलिड। और इसी रैंडम अरेंजमेंट की वजह से ये जो अमार्फस सॉलिड्स होते हैं वो एक रेंज ऑफ टेम्परेचर पे मेल्ट करते हैं। मतलब ये वाला पोर्शन जो है वो 100 पे मेल्ट कर गया, ये किसी और पे मेल्ट कर रहा है, तो जो इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प ना होके एक रेंज होता है। मतलब 50 डिग्री पे मेल्ट होना चालू हुआ और कंप्लीटली मेल्ट कब हुआ, 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी, 50 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। दैट इज कॉल्ड रेंज ऑफ टेम्परेचर। अब हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी को पढ़ने जा रहे हैं जो कि है एन आइसोट्रॉपी एंड आइसोट्रॉपी। अब देखिए ये जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैसे होते हैं, एन आइसोट्रॉपिक। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैसे होते हैं, एन आइसोट्रॉपिक। अब कैसे एन आइसोट्रॉपिक होते हैं ये मैं आपको समझाता हूँ। एन आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो हर डायरेक्शन में सेम नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ए से बी जाते हैं, इस डायरेक्शन में जाते हैं, तो हमें कैसा अरेंजमेंट मिलता है, सारे के सारे ब्लू एटम्स मिलेंगे, ब्लू पार्टिकल्स मिलेंगे। जबकि हम अगर सी से डी में जाते हैं तो हमें अरेंजमेंट कैसा मिलेगा, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट मिलेगा, एक ब्लू एक रेड, ब्लू रेड। और सिमिलरली अगर हम ई से एफ पे जाते हैं तो हमें अरेंजमेंट कैसा मिलेगा, ब्लू रेड ब्लू, अगेन अल्टरनेट अरेंजमेंट। लेकिन यहाँ पे इससे भी डिफरेंट है। कैसे, यहाँ पे जो गैप है इनके बीच में वो बढ़ गया है, तो ये किसको इफेक्ट करेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और इन्हीं पे तो प्रॉपर्टीज जो होती हैं सॉलिड की वो डिपेंड करती हैं। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हर डायरेक्शन में सेम नहीं है, इसी वजह से जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो कैसा है, एन आइसोट्रॉपिक। ध्यान रखिएगा, एन आइसोट्रॉपिक। और यही जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है इन डिफरेंट डायरेक्शन, वो अलग होने की वजह से फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल एक्सपेंशन डिफरेंट होती हैं इन डिफरेंट डायरेक्शंस। मतलब अगर हम अलग अलग डायरेक्शंस में इन फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करें तो इनकी वैल्यू क्या आती है, अलग अलग आती है। मतलब इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और आएगा, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और आएगा, और इस वाले डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और आएगा। जबकि अगर हम अमार्फस सॉलिड्स की बात करें तो वो कैसे होते हैं, आइसोट्रॉपिक होते हैं। अब कैसे आइसोट्रॉपिक होते हैं इसको डिस्कस कर लेते हैं। वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल डायरेक्शन। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम क्यों होती हैं, क्योंकि जो अरेंजमेंट होता है इन एवरी डायरेक्शन, इन डायरेक्शन ए बी सी डी और ई एफ, ये जो अरेंजमेंट जो होता है पार्टिकल्स का वो कम्प्लीटली इरेगुलर होता है। मतलब यहाँ भी इरेगुलर है, यहाँ भी इरेगुलर है और यहाँ भी इरेगुलर है। इसी के वजह से जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो हर डायरेक्शन में सेम होती हैं। और फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर हर डायरेक्शन में सेम होती हैं तो वो सॉलिड क्या कहलाता है, आइसोट्रॉपिक। और वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, आइसोट्रॉपी। तो ध्यान दीजिएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसा होता है, एन आइसोट्रॉपिक, और अमार्फस सॉलिड कैसा होता है, आइसोट्रॉपिक। और इसी आइसोट्रॉपिक होने की वजह से जो फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड थर्मल एक्सपेंशन जैसी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनमें नेग्लेजिबल वेरिएशन आता है इन डिफरेंट डायरेक्शन। मतलब आप अगर ए बी में चले जाइए, सी डी में चले जाइए या फिर ई एफ में चले जाइए, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनमें बहुत ही छोटा वेरिएशन होगा, ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल। अब एक और प्रॉपर्टी आती है दैट इज क्लीवेज विद अ नाइफ। मतलब अगर आप किसी सॉलिड को काटते हैं तो जो कटी हुई सरफेस आपको नजर आती है वो कैसी होगी, रेगुलर होगी या फिर इरेगुलर होगी। इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड कटने के बाद जो हमें सरफेस दिखेगी वो कैसी होगी, प्लेन होगी, रेगुलर होगी। जबकि उसी नाइफ से अगर हम एक अमार्फस सॉलिड को अगर काटते हैं तो हमें कैसी सरफेस मिलेगी, इरेगुलर सरफेस मिलेगी। तो अब हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, सॉलिड्स का एग्जाम्पल, लिक्विड्स का एग्जाम्पल, और फिर हमने पीरियोडिक टेबल को स्टडी करा कि कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो गैसियस हैं, कौन से लिक्विड्स हैं और बाकी कितने सॉलिड्स हैं, और हमें सॉलिड्स की स्टडी करना क्यों इम्पोर्टेंट है। फिर हमें पता चला कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड जो होती हैं वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती हैं। उसके बाद हमने फ्लूइडिटी और रिजिडिटी के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि कोई भी सब्सटेंस है वो किस स्टेट ऑफ मैटर में एग्जिस्ट करेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, इन दोनों पे डिपेंड करेगा। इसकी डिटेल्ड स्टडी हमने की। फिर हमने सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन देखा। उसके बाद हमने क्रिस्टलाइन और
अमॉर्फस सॉलिड्स में क्या डिफरेंस होता है, वेरियस प्रॉपर्टीज में उनके बीच के डिफरेंसेस को पढ़ा, सच एज ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, रेंज एंड पीरियोडिसिटी ऑफ अरेंजमेंट्स, various examples of various types of solids, the concept of supercooled liquids or pseudo solids, melting point of both crystalline as well as amorphous solids, anisotropy and isotropy, and finally the difference between crystalline and amorphous solid when we cut them with a knife. अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट्स में फीडबैक देना मत भूलिएगा।